नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। मेरे साथ हैं प्रोफेसर राजीव कुमार, जिनके साथ आपने पिछला वाला पॉडकास्ट देखा, जहाँ उन्होंने बड़े सरल तरह से ये जो वॉर है, इसकी रीज़निंग है और इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में हमको समझाया था। आज चलेंगे भैया, ये वॉर चल तो रही है, किधर जाएगी और इससे जो एक कल जैसे रात को अगर कल परसों में मैंने एक पॉडकास्ट किया था अबाउट सिविलाइजेशनल बैटल। ये सिविलाइजेशनल बैटल कहाँ जाएगी? जो हम एक बोल रहे हैं ना, इस टाइम पे लिटरली ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की तरफ जा रहा है। क्या होगा इसका? क्या इम्पैक्ट रहेगा? लेट्स फाइंड आउट। सर जी, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम टू द शो। जय हिंद आदि आदि ये जो ईरान ऑनगोइंग क्राइसिस है, इसमें अगर हम वर्तमान स्टेटस देखें तो अभी अ, जो अमेरिका है, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि भाई आवर टारगेट, जितने भी हमारे टारगेट्स थे उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिए। वी वाइप्ड आउट नेवी, एयर डिफेंस, मिसाइल्स, मिलिट्री स्ट्रक्चर। अब हमारे पास कोई ऐसा टारगेट नहीं है। और तो ये जो इशारा है, इसको अलग अलग तरह से लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये इशारा ये है कि जो ईरानियन पीपल हैं, ऐसा रिपोर्ट्स हैं कि करीब 80% जो ईरानियंस हैं, दे आर अगेंस्ट दिस रेडिकल इस्लामिक रिजीम। तो ईरानियंस जो पब्लिक हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि ईरान के जो एसेट्स हैं वो बहुत डिस्ट्रॉय हों, क्योंकि पोस्ट रेडिकल इस्लाम टाइम में जब ये समय आएगा तो वो जो हमारे एसेट्स हैं वो कहीं ना जाएं। ऐसा प्राइवेटली ईरानियंस कह भी रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज में। अभी कुछ ही दिन पहले अर्मीनिया भी एक बॉर्डर है, अर्मीनिया से जो लोग बाहर निकले ईरानियंस, उन्होंने अपनी ये इच्छा जाहिर की कि हम चाहते हैं कि रिजीम चेंज हो, लेकिन हमारे एसेट्स थोड़े बचे रहें। तो ये एक फैक्टर है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात एकदम अब तक तो दर्शकों को समझ में आई गई होगी इतने 13-14 दिन की वार में, कि जो ये ईरान क्राइसिस है ये चाइना प्रॉक्सी है। लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें हैं जो अभी सामने नहीं आ रही हैं। तो मैं इस बात इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें सामने आएँ। जैसे हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि जो वन रोड, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना ने 2013 में शुरू किया, और उसने ये प्लान बनाया कि हम पूरे वर्ल्ड में साउथ ईस्ट एशिया से लेकर के और रशिया, और रशिया से पूरे वर्ल्ड को एक तरह से चक्कर लगा दें, यूरोप, यूरोप से फिर हम गल्फ कंट्रीज में आए, और वहाँ हम ये एक पोर्ट का, हाईवेज का, रेलवेज का एक लिंक बनाएं, और पूरे वर्ल्ड को हम एक तरह से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से आपस में कनेक्ट कर दें। यह इंटरेस्टिंग यह है क्या है कि रोड का मतलब है सी लेन्स, और बेल्ट का मतलब है ओवर लैंड रूट्स, जो ओल्ड सिल्क रूट्स था। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइनीज ने 2013 से अब तक 1.39 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। और चाइना, ये ईरान इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है गल्फ कंट्रीज में। अगर आप चाइनीज इन्वेस्टमेंट देखें तो जो ऑयल सेक्टर के अलावा अगर आप देखें कि जो क्लाउड सर्विसेज हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग है, एआई है, इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, सोलर बैटरीज हैं, हाइड्रोजन, विंड एनर्जीज हैं, एनर्जी ट्रांजिशन की जो बात आ रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात आ रही है, उसमें विंड एनर्जी में चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, डिप्लॉयर है। हाइड्रोकार्बन्स का वो सबसे बड़ा सप्लायर है। तो चाइनीज जो मिडिल ईस्ट में चाइनीज का इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 24 में गल्फ कंट्रीज में बी आर आई के तहत 39 बिलियन डॉलर उनका इन्वेस्टमेंट था 2024 में। और अकेले सऊदी अरब में उन्होंने 19 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया था। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इससे क्या होता है कि एक डेट बर्डन बढ़ता है, पॉलिटिकल डिपेंडेंस चाइना के ऊपर बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस इश्यूज भी आते हैं। लेकिन फैक्ट यही है कि चाइना ने वन ये बेल्ट और रोड इनिशिएटिव में दे इन्वेस्टेड ह्यूज मनी इनटू गल्फ कंट्रीज। अब क्या हुआ है कि ईरान में, चूंकि 1979 में जो रेडिकल इस्लाम स्कीम आई, रिजीम आई,
इसमें चाइनीज़ ने एक मॉडल डेवलप किया है, सर्विलेंस जिसको आप कह सकते हैं कि अ, सर्विलेंस मॉडल जिसके थ्रू आप अपनी रिजीम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं। ये तो जानते ही हैं आप कि ईरान के आर्सेनल को उन्होंने केमिकल कंपोनेंट्स को उन्होंने सपोर्ट किया है, उसकी सारा मिलिट्री स्ट्रक्चर को खड़ा किया है। हालाँकि यहाँ पर एक बात है कि 2015 में जो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील हुई थी, अमेरिका ने न्यूक्लियर डील की थी और उसमें $100 मिलियन के जो ईरानियन एसेट्स डिफरेंट बैंक्स में ईरान के जमा थे, उसको ओपन कर दिया गया था। और उस समय भी जो आज के सेक्रेटरी ऑफ रूबियो जो रूबियो हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उस समय भी उन्होंने कांग्रेस में खड़े होके इसका विरोध किया था और कहा था कि ये जो आप रिलीज़ कर रहे हैं, आज भले ही आप जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी कह दे वहाँ पर उन्होंने ईरान में विज़िट की थी और कहा कि हाँ साहब सब ठीक है, ईरान मान रहा है। लेकिन ईरान मानेगा नहीं और फ्यूचर में ज़रूर न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन जो ओबामा की जो गवर्नमेंट थी, प्रेज़िडेंट ओबामा ने उसको नहीं माना और उन्होंने 15 की डील की और उसके बाद आप जानते ही हैं कि ईरानियंस को काफ़ी पैसा उनको मिल गया और फिर से उन्होंने उस पैसे को एक तरह से मिलिटराइज़ेशन में लगाया। अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम उन्होंने नहीं रोका और अब तो उन्होंने डिक्लेयर ही कर दिया था जो इस लड़ाई होने से पहले अमेरिकन्स ने जो ईरान पे मिलिट्री एक्शन किया, उससे पहले जो कतार में जो बातचीत हो रही थी और जो विटकॉफ अमेरिका की तरफ से जो नेगोशिएटर थे, उनसे ईरानियंस ने नेगोशिएशन में ये बात कह दी कि भई हमने 460 करीब यूरेनियम को 60% एनरिच्ड कर लिया है और जिसको कि 2 हफ्ते के बाद जिसमें करीब 11 या 13 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास 1 टन यूरेनियम है, जिसको हम करीब कुछ हद तक एनरिच्ड कर चुके हैं। जब नेगोशिएशंस में अमेरिकन्स को ये पता चला, तो उन्होंने इसको पैनिक की तरह माना और कहा कि ये हम नेगोशिएशंस में टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। एंड दे स्टार्टेड मिलिट्री ऑपरेशंस ऑन ईरान। तो 2 बातें बहुत समझने की ज़रूरत है कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इन ईरान, नॉट ओनली ईरान, इन टोटल गल्फ कंट्रीज़ और सेकंड जो बहुत इम्पोर्टेंट जिस पे मैं आज ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि चाइना ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से रेडिकल रिजीम को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, उसका एक मॉडल उन्होंने दिया और ये मॉडल अगर आप समझें तो ये मॉडल एक्सपोर्ट हो सकता है। चाइनीज़ आर ईगर टू एक्सपोर्ट दिस मॉडल, एक्स्ट्रा सर्वेलेंस मॉडल। क्योंकि आप देखते होंगे बहुत सारी रिजीम है जहाँ बड़ी अनस्टेबिलिटी है, जैसे अफ्रीकन आइलैंड है, जहाँ लगातार पॉलिटिकल रिजीम्स अनस्टेबल हैं। तो उनको ये मॉडल दिया जा सकता है कि भई इन स्पाइट ऑफ योर पॉपुलर आपकी बैकिंग है या नहीं है, आप इस मॉडल के थ्रू किसी भी कंट्री के ऊपर अपना शासन स्थापित कर सकते हैं और लंबे समय तक कर सकते हैं। तो ये जो सर्वेलेंस बेस्ड टेक्नोलॉजिकल मॉडल है, ये सेंट्रलाइज्ड जो रिजीम है, उनको कंसोलिडेट करता है और अगर आपको याद हो, एक केस भी चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत दिनों से सिस्को का जिसमें सिस्को कंपनी के ऊपर ये आरोप है कि उसने चाइना का गोल्डन शील्ड जो प्रोजेक्ट है उसके तहत उन्होंने उस टेक्नोलॉजी का को लिया और कॉमर्शियल साइंस में उसका यूज़ किया और जो ये गोल्डन शील्ड प्रोजेक्ट है चाइना का, ये चाइनीज़ प्रोग्राम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी उसको गवर्न करती है और वो पुलिस डेटाबेस, मॉनिटरिंग सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, टूल्स ऑफ सेंसरशिप, सर्विलेंस और सोशल कंट्रोल ये सारे एस्पेक्ट्स देखती है। या इसको कहा जाए कि चाइना का ये डिजिटल सर्विलेंस एपरेटस है। तो सिस्को की जो यूएस फर्म है, उसके ऊपर ये आरोप था कि उसने ये चाइनीज़ का जो ये मॉडल है, उसको हेल्प किया और ये जो गोल्डन शील्ड प्रोजेक्ट है, ये कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है। एक मतलब इंटीग्रेटेड सिस्टम है। सॉरी मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ सर, इनका दिमाग खराब है। सिस्को चाइनीज़ को हेल्प करता है, क्रेडिट स्विस इरानियन को हेल्प अबे यार! भई वुहान वायरस में नहीं देखा था आपने? तो ये जो गोल्डन शील्ड प्रोजेक्ट है, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट है और ये कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये है कि एक और ऑन द वन हैंड ये सर्विलेंस है, सेंसरशिप के लिए काम करता है।
दूसरा ये सोशल ऑडिट करता है, मतलब सोशल प्रोसिक्यूशन, और एक तरह से ये रिप्रेशन मॉडल है, आप ये कह सकते हैं, ये रिप्रेशन मॉडल है। अब इस जो ये जो मॉडल है, इसी के तहत चाइनीज़ ने खुद अपने कंट्री में, आप देखिए कि उगर जो सिक्यांग उनका राज्य है, जहाँ उनके ज़्यादातर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, और जो मुस्लिम बहुल है, उगर मुस्लिम्स बहुल इलाका है, वहाँ उन्होंने इसलिए न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस बनाए थे कि वो रशियन बाउंड्री से दूर रहेंगे। उस समय उनकी रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स थी, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स थी। तो उन्होंने युगर जो मुस्लिम्स हैं, उनको एक तरह से ख़त्म करने के लिए इस मॉडल का इस्तेमाल किया। एक फालोन गोंग करके जो एक कल्ट है, जो कि उनकी उनको अरेस्ट करना, उनको जेल भेजना, उनकी कस्टडी में डेथ कर देना। उसी तरह से एक हाउस चर्चेज़ करके, अगर ध्यान हो आपको, एक क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं जो कि जायनीज़ कहते हैं, ये आउटसाइड स्टेट अप्रूव्ड ग्रुप्स हैं जो कि काम करते हैं। उसको भी इन्होंने, हाउस चर्चेज़ को भी इन्होंने सप्रेस किया। ये सारे इंडिपेंडेंट ऑर्गनाइज़ेशंस हैं। तो वो चाइनीज़ ने इस सर्विलेंस मॉडल के थ्रू उन सबको सप्रेस किया है। ईरान का जो ये मॉडल है, ये उनके लिए ताइवान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 2 बातें हैं जिसकी वजह, 2, आई कैन गिव यू 2 रीज़न्स कि व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट ईरान मॉडल जो है। एक तो ये कि अगर वो ताइवान पे अटैक करते हैं, और ईरान भी सैंक्शंस देख चुका है, अमेरिका के सैंक्शंस देख रहा है, और रशिया ने भी सैंक्शंस देखे हैं, और चाइनीज़ ने ये लर्न किया है कि कैसे हम वेस्टर्न फाइनेंशियल चैनल्स को बाईपास करके, और कैसे वी कैन न्यूट्रलाइज़ दिस सैंक्शंस। रशियंस ने इसको दिखाया, इस बात को दिखाया है कि उन्होंने, जब यूरोप में ऑयल बंद हो गया, तो उन्होंने आउटसाइड मार्केट को पकड़ा। कुछ उन्होंने शैलो या अंडरग्राउंड चैनल्स को बनाए रखा, और अपनी जो इकोनॉमी थी उसकी रेज़िलियंस को बनाए रखा। तो चाइनीज़ आर लर्निंग टू लर्न फ्रॉम रशिया एंड ईरान कि हाउ वी कैन न्यूट्रलाइज़ दिस सैंक्शंस। दूसरा, उन्होंने रेड सी पर जो हाउथीज़ को खड़ा किया, जो कि हाउथीज़ वर रेगुलरली अटैक्स ऑन द शिप्स, और उन्होंने जो काफ़ी नुकसान एक तरह से वहाँ के जो जो अमेरिकन एलाइज़ हैं, वेस्टर्न एलाइज़ हैं, यूरोप वगैरह, उनकी वहाँ के मैरीटाइम ट्रेड को कॉस्टली बनाना, उन्होंने अपनी एक कैपेसिटी दिखाई। यहाँ पर एक ये प्रॉक्सी है कि हू कैन प्रोवाइड सिक्योरिटी, एक ये भी गेम है इसके पीछे कि भई कौन हमें सिक्योरिटी दे सकता है, यूनाइटेड स्टेट्स दे सकता है या चाइना हम दे सकते हैं। तो चाइनीज़ एक तरह से सर्वेलेंस मॉडल्स के थ्रू रिजीम को कंसोलिडेट करना, दूसरा कि जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं उनको न्यूट्रलाइज़ करना, और तीसरा ये मिलिटराइज़ेशन के साथ या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को असिस्ट करके ये एक मैसेज देना गल्फ कंट्रीज़ को कि वी कैन प्रोवाइड बेटर सिक्योरिटी देन यूएस। यूएस इज़ नॉट कैपेबल, क्योंकि अगर आप हाउथीज़ के वेपन्स देखें तो 35% वेपन्स उनके चाइनीज़ हैं। तो और अभी जो पेजर जो इंसिडेंट हुआ था हिज़्बुल्लाह के साथ, ईरानियंस ने जो इज़राइलीज़ ने जो अटैक किया था, उसमें ये बात निकल के आई थी कि भई हिज़्बुल्लाह को रेडिकल रिजीम नहीं सेव कर पा रही है, और इसलिए देन चाइनीज़ स्टेप्ड इन। चाइना का इन्वॉल्वमेंट उस समय इस वहाँ से बढ़ गया, इस वार में। तो एक तरह से अगर हम इसको सम अप करें, तो जो इस्लामिक रेडिकल स्क्रीम है, जो रिजीम है, उसको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और जो रेडिकल इस्लामिक्स जो गवर्नेंस है, उन्होंने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया केवल 20% सपोर्ट लेकर के ईरान में, उन्होंने एक उन्होंने एक 3 लेयर, थ्री लेयर उन्होंने एक गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जिसको मनीष जी के साथ आप लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। एक आईआरजीसी उन्होंने शुरू में, जो जो ईरानियन आर्मी है दैट इज़ लॉयल टू, प्रोफेशनल आर्मी होती हैं, दे आर लॉयल टू द स्टेट ईरान। लेकिन उन्होंने एक पैरेलल आईआरजीसी खड़ी की, जिसे हम इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स कहते हैं, जो कि
इस्लामिक रिवॉल्यूशन के लिए लॉयल है। दूसरा उन्होंने बसजी करके एक पैरामिलिट्री फ़ोर्स क्रिएट की जिसका काम था आईआरजीसी को असिस्ट करना और वो एक टूल है सोशल कंट्रोल करना। बस जो सिचुएशन। सर्विलेंस मॉडल जो चाइना का है, वो उन्हें प्रोवाइड करता है, पूरा फीडबैक देता है कि हू आर लॉयल, हू आर डिसलॉयल, कौन हिजाब पहन रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन घर में बात कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। और उन्होंने धीरे-धीरे जो कि एंटी इस्लामिक रिजीम के खिलाफ लोग लगे, उन्होंने उसको धीरे-धीरे खत्म कर दिया। उनको इम्प्रिज़न कर दिया, उनको गायब कर दिया, मार दिया। तो ये जो पैरामिलिट्री फ़ोर्स है, ये सोशल कंट्रोल में इसने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। और अगर आपको याद हो कि ईरान में जो 23 में जो ज़िंजियान एक लड़की थी, जिसकी वजह से जो प्रोटेस्ट हुआ, उसमें जो लोग सड़कों पर आए, करीब 90 सिटीज़ में लोग सड़कों पर आ गए थे और उसको उन्होंने दबा दिया, 30-32 हज़ार लोगों को उन्होंने मारा और आपको याद होगा कि उस समय पुलिस ने गोली चलाने से मना कर दिया था। तो देयर आर ऑर्गनाइज़ेशंस हू आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस, लेकिन उनका एक अपना एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर है और चाइनीज़ सर्वेलेंस मॉडल के थ्रू वहाँ पर वो काबिज़ हैं इस 47 ईयर्स से। और तीसरा उनका लेयर है गार्जियन काउंसिल। गार्जियन काउंसिल का काम है कि लीगलाइज़्ड हर चीज़ ऐसा लगे कि भई हर चीज़ लीगल हो रही है, इलेक्शंस करो, उसमें जो एंटी इस्लामिक रिजीम है उनके जो लोग हैं उन्हें गायब कर दो, जो प्रो लॉयल हैं बस वही लोग इलेक्शंस लड़ें और ऊपर से लगे कि हाँ भई हर चीज़ लीगल है। तो इस्लामिक जो रेडिकल इस्लीम इस ये जो रिजीम है ईरान की, इनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर बड़ा सोफिस्टिकेटेड है और डिकैपिटेशन एक तरह से कहा जाए कि सर कलम करने वाला मॉडल है। तो जो अमेरिकन जो एक तरह से जो ऑपरेशन है, वो इस स्ट्रक्चर को धीरे-धीरे वीक कर रहा है। पहले उन्होंने लिटरली इसको वीक किया है और इज़राइलीज़ ने जो उनका पहला गवर्नेंस स्ट्रक्चर था, उसको उन्होंने पूरा वाइप आउट कर दिया है। और देखा जाए तो अयातुल्लाह को जो इन्होंने उसके लड़के को जो बनाया है, वो मैं अगर पॉलिटिकल एंगल से रीड करूँ तो ये वीकनेस शो कर रहा है क्योंकि ये नियम नहीं है कि जो है एक अयातुल्लाह के बाद उसके लड़के को ही बनाया जाए। जो पहले अयातुल्लाह थे 79 में उनका लड़का दूसरे नहीं थे ये, जो इनके पिता थे। अ, उसमें बहुत सारे उन्होंने नियम बना रखे हैं कि एक काउंसिल होगी, उसका उन्होंने इस्लाम पर पूरी पीएचडी की होगी तभी बनेगा। तो वो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन तो पूरा नहीं करते, लेकिन अगर आप उनके मरने के बाद उनके लड़के को ही बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस जो काउंसिल है वो ये सोच रही है कि अगर ये बनेंगे चूँकि ये विक्टिम है, तो रेडिकलाइज़ेशन ज़्यादा होगा और अभी कोई और रिस्क नहीं लेना चाह रहा है। इन्हीं को माला पहनाई है उन्होंने। और जिस तरह से कल-परसों जो उनका स्टेटमेंट आया है नए अयातुल्लाह का कि साहब आप अमेरिकन्स को उन्होंने कहा है कि आप यहाँ से चले जाइए, सारे गल्फ बेसेस खाली कर दीजिए, आपने जो नुकसान पहुँचाया है उसकी भरपाई करिए। तो उन्होंने एक इस तरह से एक डिस्ट्रेस ये बातें हैं, कहीं से भी ये प्रैक्टिकल नहीं लगती क्योंकि अगर अमेरिका कहता है कि हाँ साहब हमसे गलती हो गई, हम हाथ जोड़ते हैं, हम वापस जा रहे हैं, गल्फ स्टेट में हम खाली कर देंगे और जो आपका नुकसान हुआ है हम भरपाई कर देंगे और वो अमेरिकन्स वहाँ से चले जाएँ। तो ये सब बेकार एकदम इम्प्रैक्टिकल आपने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसी से पता चल रहा है कि फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई है और ये रेडिकल इस्लामिस्ट के या जिहादिस्ट के अगर आप बिहेवियरल पैटर्न्स देखें, हमारे यहाँ 71 की वार हो रही थी, उस समय भी जो सोल्जर्स थे पाकिस्तानी आर्मी से मैसेज आ रहा था, हम 3 महीने तक लड़ेंगे, ये करेंगे। तो जिहादिस्ट के जो स्टेटमेंट्स आते हैं, वो बड़े बड़े भयंकर रेडिकल्स आते हैं कि ये मार देंगे, ये कर देंगे। जैसे आसिम मुनीर ने भी अभी एक स्टेटमेंट दिया था। आसिम मुनीर ने जो टोन लिया है वो रेडिकलाइज़ेशन का टोन लिया। उन्होंने पहले टू नेशन थ्योरी की बात करी, फिर कहा कि साहब ये तो काफ़िर हैं, हम इनके साथ रह ही नहीं सकते और उन्होंने जिहादिस्ट के साथ अपने को खड़ा कर लिया, टेररिस्ट के साथ खड़ा कर लिया और ये भी धमकी दी कि अगर ये है, आधी दुनिया को अपने साथ ले जाऊँगा, न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी दी। तो धमकी देने में ये सब लोग बड़े उस्ताद हैं। तो जो ये रेडिकलाइज़ेशन की जो थ्रेट है, जो स्टेटमेंट है,
आयतुल्लाह का जो लड़के हैं, उसी से पता चल रहा है कि जो रिजीम है वो धीरे-धीरे पैनिक में है। और अगर आप ये देखें कि अभी जो ईरानियन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो अचानक एक स्टेटमेंट दिया था कि हम माफ़ी माँगते हैं और फिर उसको आईआरजीसी ने काउंटर किया। तो मेरे हिसाब से पॉलिटिकल एंगल से प्रेसिडेंट ने ये मैसेज दिया इनडायरेक्टली कि भई हम मॉडरेट हैं, वी आर रेडी और या तो हमें मत मारो, हमें मत एग्ज़ीक्यूट करना, लेकिन एक मॉडरेट मॉडल अभी हल्का-सा अंगड़ाई ले रहा है। और कल आपने देखा होगा कि पहली बार मोदी जी ने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ईरानियन प्रेसिडेंट से बात की। तो ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि जो ऊपर स्ट्रक्चर, जो चाइनीज़ सर्वेलेंस मॉडल के माध्यम से जो ईरानियन रिजीम ने जो ईरान की गवर्नमेंट है, उसके ऊपर जो एक लेयर अपनी बैठा दी है रेडिकल इस्लाम के नाम पर, उसको ईरानियन सपोर्ट नहीं है और उसको पॉलिटिकल सपोर्ट भी नहीं है। लेकिन उनको हटाना, उनको जो ये इश्यू है, वो तभी हो सकता है कि जब एक स्थिति ये आ जाए, क्योंकि सर्वेलेंस मॉडल भी है और मुझे ऐसा लगता है कि जो इरानियंस लोग मारे गए हैं या जो ईरान की आर्मी या पुलिस या जो मॉडरेट मॉडल है, उसमें जो लोग हैं, वो ईरानियन के घर के ही लोग हैं। तो वो ईरानियंस की जो फैमिलीज़ हैं, वो तभी उनको बाहर आने की बात कहेंगे या ओपनली वो तभी आ पाएँगे, जब उन्हें ये एश्योरेंस हो जाए कि वी विल नॉट बी, हम रिटेलिएशन अगर होता है तो वी विल नॉट बी किल्ड। तो उस टाइम का वेट हो रहा है कि जब ये मॉडरेट जो हैं जब वो अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे, तभी वो सामने आएँगे। एक चीज़ बात यहाँ पर एक समझने की भी है, मैं यहीं पर एक बात कहना चाहता हूँ कि इसका वर्ड ग्लोबल कन्नोटेशन क्या है, जिस पर अभी हम लोग बात भी कर रहे थे। कि ये जो अयातुल्लाह या रेडिकल इस्लामिस्ट जो रिजीम है, इनको देखिए लोग चाहिए। दे नीड पीपल टू सेंड अदर एरियाज़ में। इनको ऐसे लोग चाहिए जो लोगों को ट्रेन कर सकें। इनको ऐसे लोग चाहिए जो लोगों को एजुकेट कर सकें। जो सेमिटिज़्म और जो एंटी सेमिटिज़्म की बात आप करते हैं कि जो ज्यूज़ के खिलाफ और जो अरब लैंग्वेज है, हिब्रू लैंग्वेज है, इंग्लिश के खिलाफ, पहनावे के खिलाफ, तो जो ये सो कॉल्ड रेडिकल इस्लाम है, इसको अगर आप पूरे वर्ल्ड में पहुँचाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक ट्रेन्ड पीपल चाहिए, एक रेडिकलाइज़्ड लोग चाहिए। तो इस ये जो रिजीम्स हैं, ये भी ऐसे लोग तैयार करती हैं और वो लोग बहुत ही धीरे-धीरे उस सोसाइटी के अंदर घुस जाते हैं और रेडिकल इस्लाम, इस्लाम का नाम लेकर के और एक तरह से लोगों को इंस्टिगेट करना बहुत आसान होता है। पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया तो उसका नाम इस्लामिक बॉम्ब रख लिया था। और एक हेट्रेड भरना लोगों के मन में दूसरे के प्रति कि ये तो काफ़िर हैं, ये तो इनकी औरतें जो हैं वो तो मारने लायक हैं और एक हेट्रेड भरना और कहीं ये जो रिजीम है, अयातुल्लाह की जो रिजीम है, इस ये नेक्स्ट जनरेशन को जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, उसको रेडिकलाइज़ करना और एक लॉयलिस्ट यंग जनरेशन तैयार करना, उसकी कोशिश कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड के एक तरह से सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेमोक्रेटिक सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कितना बड़ा इन्वेजन प्लान है एंड दैट इज़ सपोर्टेड बाय चाइना। केवल इसलिए कि वो खुद भी अपने यहाँ ये कर चुके हैं। लेकिन जो ग्लिम्प्स आ रही हैं, ग्लिम्प्सेस ये हैं कि जो रिजीम है, वो उसको पॉपुलर सपोर्ट नहीं है, उसको केवल टेक्नोलॉजिकली उन्होंने गुंडई से ये सब चीज़ें कर रखी हैं। और जैसे अभी आपने फुटबॉलर का इश्यू देखा कि जो वुमेन फुटबॉलर्स थीं, उनमें कुछ 7 या 5 वहाँ से हट गईं और रेडिकल इस्लामिस्ट रिजीम्स की अगर आप परफॉर्मेंस भी देखें, जो ये लोग कहते हैं कि साहब शरिया आ जाएगा, लंदन में तो शरिया कोर्ट भी चल रही हैं और जो इस्लामिस्ट रिजीम्स की अगर आप परफॉर्मेंस भी देखें, तो वो भी बहुत पुअर है। जैसे 47 इयर्स में आपने ईरान में आप वाटर इश्यू नहीं सॉल्व कर पाए। चाइनीज़ सपोर्ट थी आपकी, चाइना ने तो जो डीसैलिनाइज़ेशन जो पानी को साफ करके समुद्र का पानी पीने लायक बनाते हैं, उसके प्लांट्स भी चाइनीज़ ने ही लगा रखे हैं और अभी जो वार में ये बात आ रही थी कि कहीं वो वाटर प्लांट्स ना तोड़ दें, तो वो भी चाइनीज़ ने ही बनाए हैं दूसरे कंट्रीज़ में।
तो जो ये इस्लामिक रिजीम का जो परफॉर्मेंस है वो भी इनकॉम्पिटेंट है। और अभी तो इस्लामिक रिजीम्स ने खुद ही कहा था कि तेहरान ड्राई हो रहा है और हमें हो सकता है कि अपनी कैपिटल को बदलना पड़े। तो ये एक बहुत बड़ा सिनेरियो से अगर आप सारी चीज़ें देखें, तो ये जो पूरा एक्शन है, वो बहुत एंगल से है। एक एंगल से है कि ये जो रिजीम है, जो कि इसके ग्लोबल कन्नोटेशंस हैं, उसको डिस्ट्रॉय करना। ये मॉडल अगर गिरता है, ईरान मॉडल अगर खत्म होता है इस्लामिक रिजीम का, तो ईरान अप्रोचिंग इकोनॉमी है। ईरान में बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो अभी नहीं जा पा रहे हैं चाइनीज़ की वजह से, पूरा यूरोप पहुँच जाएगा, जर्मनी पहुँच जाएगा। इंडिया का तो हम लोगों का भी फ़ायदा ही है। हम ऐसी रिजीम को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हम ऐसी रिजीम को सपोर्ट नहीं कर सकते जो हमारे यहाँ भी रेडिकलाइज़ कर रही है, लोगों को रेडिकलाइज़ कर रही है। तो हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम जो मॉडरेट प्रेसिडेंट और ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ खड़े हैं। लेकिन हम एक ऐसी रिजीम के साथ नहीं खड़े हो सकते, हम चाइना के साथ नहीं खड़े हो सकते। और यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो जो हमारी मीडिया में या जो एक एंटी अमेरिकन जो एक प्रोपेगेंडा है, उसका क्या मतलब है? हम कहाँ खड़े हों? हम क्या ईरानियन जो रेडिकल इस्लामिक रिजीम है, जिसकी चाइना के साथ जिसने चाइना के सर्वेलेंस मॉडल को अडॉप्ट करके वहाँ पर थाउज़ेंड्स ऑफ किलिंग्स की हैं, क्या हम उनके साथ खड़े हों? हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और जो उसके साथ लड़ रहा है, जो इज़राइल आज लड़ रहा है, अक्टूबर 7 में जिन्होंने 3-3 साल के बच्चों को ओवन में रह के जला दिया। ये इस्लामिस्ट रिजीम का ये भी आप पार्ट देखिए कि जो इस्लामिस्ट रिजीम्स के नाम पर बैठते हैं, शरिया और साहब लोगों की औरतों को साहब ये ढको, हिजाब पहनो, इनका खुद का चेहरा देखिए आप। ये बोको हराम में 14 साल, 12 साल की लड़कियों को उठा ले जाते हैं, अपने हवस का शिकार बनाते हैं और फिर उन्हें छोड़ जाते हैं। कश्मीर में भी यही होता रहा है कि टेररिस्ट किसी कश्मीरी के अंदर घर में रुकते हैं, वहाँ पर व्यभिचार करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो जो उनका दूसरा चेहरा है, खालिस्तान की भी बात आती है, जो लोग टेर जो एक्सट्रीमिस्ट है, उसका चेहरा हम देख चुके हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार में, ऑपरेशन थंडर में किस तरह से हमारे पवित्र स्वर्ण मंदिर को कैसे खराब किया गया। बाकी तो संत जितने भी गुंडे हैं, संत बन जाते हैं। संत भिंडरावाले भी संत हो गए थे, वो तो वहाँ पर कोर्ट चलाते थे, फैसला करते थे स्वर्ण मंदिर में। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो जिसके हाथ में गन आती है, स्टारडम आता है, उसको लोग जो है अभी जब ये मरा था जो बॉम्ब का वो था तो उसके मुंबई में जब उसका जनाज़ा निकलना था तो देखिए कितने सारे लोग क्योंकि उसमें ये होता है कि जो नहीं जाएगा वो टारगेटेड हो सकता है तो सभी लोग चले जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक ये जो गंदा चेहरा है इस्लामिस्ट के नाम पर और देखा जाए तो वर्ल्ड में जो मुस्लिम समाज है उसने कभी इसको स्वीकार नहीं किया है। ये लोग काबिज़ हो जाते हैं, बीच में इंतफ़ाद और बहुत सारी चीज़ें आईं। सऊदी अरब ने भी वहाबी मूवमेंट में बहुत सारा फाइनेंशियल हेल्प किया। लेकिन वही आज सऊदी अरेबिया और ओमान आज अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं क्योंकि ऑयल उनका खत्म हो रहा है, तो वो अपने स्ट्रक्चर को दूसरी तरह से ला रहे हैं, रीशेप कर रहे हैं। तो एक तरह से ईरान की जो वार है, ईरान का जो क्राइसिस है, वो बहुत सेंस है, जैसे कौन सिक्योरिटी देगा? चाइनीज़ सिक्योरिटी देंगे, ये लड़ाई है। वेपन्स की भी लड़ाई है। जो चाइना में कभी-कभी आप प्रेज़िडेंट ट्रम्प को कहते हैं कि भई हमने 36-42 उनके शिप्स गिरा दिए, तो मैंने उनसे कहा आर्मी से कि भई क्यों इनको तोड़ रहे हो? इनको ले आओ, हमारे यहाँ आ जाएँ, तो हमारी जनरल्स ने कहा कि किसी लायक नहीं है। तो कहीं ये मैसेज भी देने की कोशिश हो रही है आपस में कॉम्पिटिशन की चाइनीज़ शिप्स आर नॉट क्वालिफाइड, वेपन्स अच्छे नहीं हैं, हमारे वेपन्स अच्छे हैं। ट्रम्प भी कहते रहते हैं वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी। तो कहीं आर्मामेंट इंडस्ट्री की भी बात है। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान को अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अ, चाइनीज़ को बहुत ज़्यादा चाइनीज़ के साथ वो उनका जो एक तरह से उन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं। उन्होंने स्पेस बेस्ड सर्विलेंस अ को उन्होंने डाटा लेने के लिए चाइना के साथ एग्रीमेंट किया है। और सऊदी अरब के साथ भी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट उनका 2025 में हुआ था। हालाँकि उसका पूरी डिटेल्स आउट नहीं हुई और अगर आप देखें कि यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने सॉरी सऊदी अरब में
एक पाकिस्तानी जनरल हैं रहील शरीफ, जो सऊदी लेड इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म अलायंस है, वहाँ भी चाइना ने, वहाँ भी पाकिस्तानियों ने अपना एक एग्रीमेंट किया है। और अमेरिका ने मुनीर को 2 बार लंच पे बुलाया, फिर उसके बाद जो गाज़ा का प्लान बना है, बोर्ड ऑफ पीस, उसमें पाकिस्तान ने जॉइन किया है। और जो यूएस लेड जो स्टेबलाइजेशन फोर्स रहेगी आईएसपी गाज़ा में, उसमें पाकिस्तान ने उसको ज्वाइन किया है। और 500 मिलियन क्रिटिकल मिनरल्स के नाम पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए $5 मिलियन का भी एश्योरेंस हुआ है। क्रिप्टो डील है सेंट्रल कमांड के साथ काउंटर टेररिज्म में। तो चाइनी जो पाकिस्तानीज हैं, दे आर सिमिलरली इन्वॉल्व विद चाइना एंड रशिया एंड अमेरिका। और जो इस्लामिस्ट वहाँ से भी उन्होंने अपनी रिश्तेदारी बनाई हुई है। जो चाइनीज जो पाकिस्तानी जनरल्स आर वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। वो बिल्कुल घुटे-घुटाए, वो कहने को ही जनरल्स हैं, दे आर पॉलिटिकल लीडर्स। क्योंकि जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो जनरल्स ही देखते हैं। 58 में जनरल अयूब खां थे, उन्होंने प्रेसिडेंट मिर्जा को हटा दिया था। फिर 1969 में जनरल याहिया खां आ गए, उन्होंने अयूब के बाद। और फिर 77 में जनरल जिया आ गए, उन्होंने जुल्फिकार भुट्टो को हटा दिया था। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ आए, उन्होंने नवाज शरीफ को हटा दिया था। फिर आपके जनरल बाजवा आए, जिन्होंने थोड़ी सी दूरी बनाई थी जिहादिस्ट से। और रिपोर्ट है कि उनको मार दिया गया है, या पता नहीं क्या बात है। और मुनीर ने तो बिल्कुल ही जिहादिस्ट के साथ हाथ मिला लिया और टेररिस्ट के साथ हाथ मिला लिया। और टू नेशन टू, जबकि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से पराजित हुआ था, लेकिन उसने पूरी पलटी मारी और टेररिस्ट के साथ खड़े होकर के, और पूरा जहां वो मुनीर खत्म हो जाने चाहिए थे, वहीं पे मुनीर ने अपने को अपग्रेड कर दिया। पहले वो सीडीएस हो गए, फिर उसके बाद वो फील्ड मार्शल हो गए, और फिर उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन 27 अमेंडमेंट के बाद सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली। तो ये एक नेटवर्किंग आप देख रहे हैं चाइना के साथ। तो कुल मिला के जो मेरा ये निवेदन है कि ये जो लड़ाई है, ये इसका ग्लोबल कन्नोटेशन भी है और इसका गल्फ कन्नोटेशन भी है। पूरा गल्फ रीशेपिंग की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिकन शुरुआत कर चुके हैं चाइना के साथ, रशिया के साथ बातचीत करके। अलास्का में उन्होंने पहले सीरिया में असद रिजीम को हटाया, फिर सीरिया में उन्होंने फॉर द टाइम बीइंग एक टेररिस्ट को ही वहीं बैठाया, क्योंकि ही इज कोऑपरेटिंग विद द अमेरिका। फिलहाल वहाँ बैठाओ। अभी अजरबैजान जो अभी मिलिट्री जो इस्लामिक रिजीम है, वो अभी अपने आप को मिलिटराइज कर रही है, वो एक एक फैक्टर है। अजरबैजान, अर्मीनिया और टर्की, जहाँ पर इंडिया की भी निगाह है। तो ईरान जो फॉल होगा, वो एक तरह से वन, ये जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है, वो भी खत्म हो जाएगा। पूरा चाइनीज इन्वेस्टमेंट वहां पर बुरी तरह पराजित होगा। बलूचिस्तान में आप देख ही रहे हैं। और इट विल कॉस्ट चाइना मच, अगर जो ईरान का एक्सपीरियंस है। और ये जो इसके बाद गल्फ भी रीशेप होगा, और जो वर्ल्ड का रीशेपिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, वो उसकी बात हम कर ही रहे हैं। और तो एक तरह से जो मेरा जो कहना है, वो ये कहना है कि जो इंडिया है, इंडियन इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें, तो इंडिया, ये जो ऑयल की बात है, ऑयल एक ग्लोबल कमोडिटी है, हमें समझना चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड कमोडिटी है ये। और इंडिया जो है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है, हम उपभोक्ता हैं। और हम कच्चे तेल के को साफ करने के जरूर एक्सपर्ट हैं। वर्ल्ड के सबसे बड़े एक्सपर्ट ही मान लीजिए आप, कि हम क्रूड ऑयल को लेकर के उसको पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, जेट फ्यूल में बदलने के माहिर हैं। और इसीलिए अमेरिका ने ये इस बात को पहचानते हुए कि रिफाइनरी कैपेसिटी हमारी उतनी नहीं है, जबकि अमेरिका लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है, लेकिन रिफाइनरी कैपेसिटी को उसने सोच के कि हम दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो, इसलिए अमेरिका ने अभी हमें भी बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। $300 बिलियन का हमें ऑर्डर दिया है कि हम आगे रिफाइनरी बनाएंगे। तो इंडिया के पॉइंट तो हम जो है एक तरह से कंज्यूमर कंट्री हैं, लार्जेस्ट कंज्यूमर, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर कंट्री हैं, और 1/3 कंज्यूमर कंट्रीज हैं।
तो ऑयल का जहाँ तक बातें हो रही हैं कि अभी 100 बैरल डॉलर पहुँच गया है ऑयल। तो अगर आप देखें कि 73 में भी ऑयल क्राइसिस हुआ था, फिर उसके बाद 79 में भी हुआ ही था, फिर 2007 में भी हुआ था। तो ज़्यादातर अगर क्राइसिस को देखें तो आज के प्राइस के हिसाब से 150 डॉलर बैरल पर डे तक प्राइसेस वहाँ तक पहुँचे हैं। अभी तो 100 ही है। हालाँकि उसके बाद इकोनॉमिक रिसेशन भी आया था, फ्यूल शॉर्टेज भी हुई थी, तो ग्लोबल इकोनॉमी प्रभावित हुई थी। अभी भी हो सकती है। अभी आगे चल के किस ऊँट करवट बैठेगा, ये भी बातें आ रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हॉर्मूज़ या इस क्राइसिस को देख कर के अमेरिकन्स विथड्रॉ कर लें फिलहाल कि भई हम चलो अब ये कर लें। लेकिन ट्रम्प के स्टेटमेंट से ये भी लग रहा है कि उन्होंने कहा कि वी विल फिनिश द जॉब। तो अ, यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इंडिया में जो एंटी ट्रम्प जो एक सिनेरियो बनाया गया है और ये एक बहुत बड़ा चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट भी है कि उन्होंने कि अमेरिकन आर फॉलोइंग। अगर आप इस समय भी वार में देखें जो चाइनीज़ प्रोफ़ेसर्स हैं, इवन दे आर वर्किंग इन अमेरिका और कुछ अमेरिकन्स भी दोज़ हू आर वेरी पॉपुलर इन ऑन द यूट्यूब एंड वो लगातार इस प्रोपेगेंडा में लगे हुए हैं कि अमेरिकन विल लूज़ और अमेरिका ने बड़ा गलत किया है और ये लड़ाई लेके और इसका नुकसान होगा। इस तरह से तो ऑब्वियसली ये दीज़ ऑल आर फंडेड बाय चाइना। और चाइना की अगर ग्लोबल टाइम्स या अपने इंटरनल पॉलिटिक्स को भी आप देखें तो वो लगातार अपने लोगों को यही बता रहे हैं कि भई चाइना इज़ फॉलिंग अमेरिका इज़ फॉलिंग एंड वी आर राइजिंग। तो ये एक बहुत बड़ा गेम है और हमारे यहाँ भी ये मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। बहुत दिनों से मॉनिटर कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ 1-2 यूट्यूबर्स हैं जो कि सनातनी अपने को कह रहे हैं और दे आर क्लेमिंग कि हम फ्यूचर को कह देते हैं पहले ही। और वो एक और सनातनी भी हैं, एक और मोदी के भक्त भी हैं, लेकिन उनका एक ही काम है कि वो ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि बस अब अमेरिका तो खत्म और डॉलर तो बस अब $3 एक बराबर ₹1 पे आ जाएगा। डी-डॉलराइज़ेशन चल रहा है। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि भई कहीं न कहीं से चाइनीज़ पैसा तो आ रहा है इंडिया में और ये इन्फॉर्मेशन वारफेयर है, वी शुड नॉट नेग्लेक्ट। और ये ऑपरेशन सिंदूर में हम ये बात देख चुके हैं कि ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है इन्फॉर्मेशन वारफेयर। एआई वारफेयर अलग है, ड्रोन वारफेयर अलग है, टेक्नोलॉजिकल वारफेयर अलग है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीन है। उसमें आम आदमी को बहुत सावधानी से अपनी सरकार पर भरोसा करके चलना है, क्योंकि जो सरकार में बैठे होते हैं, उनको बहुत सारी बातें वो पता होती हैं, जो आपको नहीं पता, जो सामने नहीं दिख रही हैं। लेकिन मैं एंटी अमेरिकन रेटोरिक को मैं चाहता हूँ कि मैं उसका विरोध करता हूँ और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में जो लगातार मैं करीब आप समझिए 40-45 साल मुझे हो गए हैं यूएस फॉरेन पॉलिसी का मैं विद्यार्थी हूँ। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ठीक है भई, अमेरिकन्स आर बेसिकली बिज़नेसमैन हैं, अलग-अलग टाइम पर हमारे साथ उनके रिलेशनशिप दूरी और कम रहे हैं। लेकिन अगर इंडियन नेशनल इंटरेस्ट से देखें तो ये बिल्कुल अविवादित बात है कि हमें अगर रूस की ज़रूरत है, तो हमें अमेरिका की भी ज़रूरत है। हमारा बहुत बड़ा डायस्पोरा वहाँ पर रहता है। अमेरिकन टेक्नोलॉजी हमारा जो टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है इंडियंस का वो बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में 40% जो इंजीनियर्स हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, ऑल आर इंडियंस। सारे जो आप देखिए सीईओज़ हैं, ऑल आर इंडियंस। तो केवल ये कहना कि ट्रम्प जो है पागल हैं, ट्रम्प ऐसे बोलते हैं, ट्रम्प की कोई भरोसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, उन्होंने बड़ा ऑफेंसिव ही इज़ अ बिज़नेसमैन और जो बिज़नेस होता है वो ऑफेंसिव होता है, वो डिफेंसिव नहीं होता है। और इस समय वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिकन्स आर ऑन ऑफेंसिव क्योंकि 10 सालों में पिछले 10 सालों में उन्होंने बहुत लूज़ किया है, आप देख सकते हैं। ये अलग बात है कि जैसे हम पहले वाले एपिसोड में हमने कहा था कि उन्होंने खुद ही 20s में चाइनीज़ को फैसिलिटेट किया एक बड़ी पावर होने के लिए, चाइना लेड गवर्नमेंट, चाइना लेड वर्ल्ड। अब ये अलग बात है कि चाइनीज़ जो है थ्रेट हो गए। तो ये चाइनीज़ इस पूरे उसमें एक तरह से चाइना मॉडल जो है, चाइनीज़ जो एक सिविलाइज़ेशन की बात होती है, कल्चर की बात होती है, तो चाइनीज़ आर नॉट गुड पीपल। और इंडियन नेशनल इंटरेस्ट में तो मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि कोई कुछ भी हो जाए, लेकिन जैसे हम लोग कहते हैं कि गंगा में खड़े होकर भी अगर कोई कसम खाएगा तो हम नहीं मानेंगे। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि वी कैन नॉट ट्रस्ट चाइना।
एट एनी टाइम, एट एनी कॉस्ट। और इसीलिए हमारा जो पूरा एक तरह से पॉलिसी या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारा जो भी सोच है, वो चाइना को काउंटर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होनी चाहिए। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, जो अभी हमने सारी बातचीत की, उससे एक बात आपको लग रहा होगा कि एक और रिलीजियस फैक्टर भी है, रेडिकल फैक्टर भी है, रिलीजियस फैक्टर भी है। जो इरानियन रिजीम है वो रेडिकलाइज्ड है, और जो मुस्लिम फैक्टर है, जैसे पाकिस्तानीज़ आर वेरी इंटरैक्टिंग विद गल्फ कंट्रीज़ ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड। लेकिन हमारा जो आज की जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, उसमें जियो इकोनॉमी बहुत हावी है। हमने उसको काउंटर किया है जियो इकोनॉमिकली। गल्फ में हमारा भी बहुत इन्वॉल्वमेंट है। हालाँकि देखा जाए तो इंडिया का बहुत ज़्यादा चाइना के मुकाबले तो हम कुछ भी नहीं है। चाइना का अकेले बीआरआई में $39 बिलियन है, हमारा यूएई में ही $16 बिलियन डॉलर हमारा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हमारा रियल एस्टेट में, मिडल ईस्ट में, कंस्ट्रक्शन में, हेल्थ केयर में, फार्मास्यूटिकल्स में, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, फूड प्रोसेसिंग में हमारा धीरे-धीरे गल्फ के साथ बातचीत चल रही है। और डिप्लोमेसी में अगर देखा जाए तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कतार और सऊदी अरेबिया और यूएई के जो हेड हैं, उनको अपना भाई, ब्रदर कह के बुलाते हैं। तो वी हैव वेरी कॉर्डियल, इंडियन डायस्पोरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर। यूएई ने भी हमारे मंदिर वगैरह भी खुलवाए हैं। तो हमारा जो जियो इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट है, वो जो मुस्लिम फैक्टर है, उसको न्यूट्रलाइज़ करता है एक तरह से। और कहीं हमारे हिस्टोरिकल रिलेशनशिप भी हैं। कहीं देखिए, एक और बात है जो आपके शो में मान साहब ने की थी, मैं आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी है मुस्लिम्स में। हम शिया हैं, हम सुन्नी हैं, कुर्द हैं, ये तो होता ही है। अरबियंस जो मुस्लिम्स हैं, दे कंसीडर देमसेल्व्स हायर, और जो इंडियन ओरिजिन के मुस्लिम्स हैं, वो भारतीय मुसलमान कहे जाते हैं। एक हमारे जो मुसलमान हैं हमारे देश में, उनको भी जो मुल्लाइज़्म जिसको कहते हैं, रेडिकलाइज़्ड लोग हैं, उनको दूसरी तरह से ट्रीट करते हैं कि यू आर डिफरेंट। अ, एक बार मैं एक गैदरिंग में था जो कि 99% मुस्लिम गैदरिंग थी, और वहाँ मुझे इस्लामिक एक एक तरह से बोलना था। तो मैंने कहीं जो कुरान है, जो हमारे यहाँ वेद हैं, उनमें जो बहुत सारी कॉमनैलिटीज़ हैं, जो कांसेप्ट्स हैं, जैसे कि हमारे यहाँ वेद में इंद्रिय निग्रह कहा जाता है, और जिहाद में भी यही है अर्थ कि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करें। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर के मैंने ये कहने की कोशिश करी कि आपका अल्लाह और हमारा कृष्ण एक ही है। लेकिन लोग इसके लिए तैयार नहीं है। वो आइडेंटिटी उनकी खतरे में पड़ जाती है। और उसी में एक ओर से ये आता है कि नहीं भई, ये तो हमारे ही भाई थे, हमारी डीएनए एक है। तो कहीं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी रन कर रही है, क्योंकि उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए। तो एक तरह से बहुत ओवरऑल अगर आप कंसोलिडेट होकर के पूरी इस चीज़ों को देखेंगे वर्ल्ड लेवल पर, रीजनल लेवल पर, तो हम एक ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहाँ ट्रांज़िशन का टाइम है, और बहुत कुछ बदलने वाला है और बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप गाज़ा प्लान को देते हैं, तो गाज़ा प्लान कैसे हो सकता है? ईरान की जो आगे जो इज़राइल की जो आगे एक तरह से सिक्योरिटी है, वो हो ही नहीं सकती जब तक कि हिज़्बुल्लाह और हमास पूरी तरह ख खत्म ना हो जाएँ, और ये जो इश्यू है फ़लस्तीन या जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, वो सॉल्व ना हो जाएँ। तो ऑलरेडी ट्रम्प जो है गाज़ा प्लान दे चुके हैं, सब वर्ल्ड के कंट्रीज़ उनको शामिल कर चुके हैं। तो गाज़ा प्लान ये एग्ज़ीक्यूट हो ही नहीं सकता जब तक कि इस्लामिक रिजीम ना डिसमेंटल हो। तो ईरान इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बड़ा कंट्री है, सिविलाइज़ेशनल कंट्री है, और बहुत ज़्यादा हम उसके एसेट्स को नुकसान भी नहीं पहुँचा सकते। लेकिन ये भी बात सही है कि जो रेडिकलाइज़्ड लोग हैं, वो इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करते हैं। थोड़ा-सा हार्डकोर होते हैं। तो लेकिन थोड़ा-सा टाइम लेगा, क्योंकि आप देखिए ज़्यादातर मैं यहाँ पे और एक बड़ी बात जो आपके दर्शकों को कहना चाहता हूँ, ये जो सो कॉल्ड हार्डकोर होते हैं, ये जो सो कॉल्ड अपने को बड़ा धार्मिक कहते हैं या टेररिस्ट होते हैं, आप इनको देखिए कि दे ऑल आर क्रिमिनल्स, दे आर ऑल ड्रग एडिक्ट्स हैं ये, दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स। अ, ये लोगों को मारते हैं तो वो जब तक मार ही नहीं सकते जब तक कि वो ड्रग एडिक्ट्स ना हो। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब हिटलर की फोर्सेस ने ज्यूज़ को मारा, गोलियाँ मारी, तो उसी के सिपाही बीमार हो गए। तो उन्होंने फिर दूसरा रास्ता अपनाया कि भैया गैस चैम्बर में मारो, पता ही नहीं चलेगा।
तो आफ्टर ऑल एक नॉर्मल आदमी इस तरह की हरकतें कर ही नहीं सकता कि जब तक कि उसको हम एडिक्ट ना करें, चाहे धर्म से एडिक्ट करें, चाहे कैसे भी एडिक्ट करें। और वो एक नॉर्मल क्रिमिनल भी एक साधारण आदमी नहीं होता है, इसीलिए हमारे यहाँ राक्षसों की भी कल्पना ऐसे ही की गई है। तो ये जो सो कॉल्ड इस्लाम के नाम पर जो ये चीज़ें आती हैं और लोग उसके स्टारडम में आकर के और साहब ये तो हमारा अल्लाह के बाद ये हमारा प्रतिनिधि था और ये मार दिया गया और सब लोग सेंटिमेंटल हो जाते हैं। तो ये ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दीज़ रिजीम्स आर नॉट रिलीजियस, दीज़ आर रिवॉल्यूशनरीज़। ये रिवॉल्यूशनरीज़ हैं। ये रिवॉल्यूशन करना चाहते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में इनके दिमाग में बस ये है कि हम इस्लामाइज़ेशन कर दें, हम शरीयत आ जाए, अब वो उनकी कल्पना में है, अब वो कौन-सी शरीयत आए, कौन-सा इस्लाम आए, उन्हें खुद ही पता है कि नहीं। और वहाँ पर वो अपने मैसेंजर्स को भेजेंगे, ट्रेंड करेंगे, जो नई पीढ़ी है उसको रेडिकलाइज़ करेंगे, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को वो प्रभावित करेंगे। तो दे आर रिवॉल्यूशनरीज़। तो इनको नहीं अलाउ किया जा सकता पूरे वर्ल्ड में ऑर्डर में, कि वरना पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ही छिन-भिन हो जाएगा। और चाइनीज़ ने ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर को ऐसे जो रिवॉल्यूशनरी रिजीम्स हैं उनको टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट करके एक ऐसा काम किया है कि क्या कहा जाए। तो वो ये लड़ाई अब समझ में आती है, आप समझ में आ सकती है दर्शकों के कि हम किधर जा रहे हैं। तो धीरे-धीरे ईरान में जब ये जो ऊपर की लेयर है, जब धीरे-धीरे वीकेंड होगी, तभी वहाँ की जो लोग हैं सामने आएँगे, क्योंकि जब तक उनको ये एश्योरेंस ना हो जाए कि हमारी जान की सिक्योरिटी है, क्योंकि दे ऑल आर अंडर सर्विलेंस, स्टिल सर्विलेंस, चाइनीज़ सिस्टम तो चल ही रहा है। और ये कहना कि वहाँ पे ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं, स्पेशल ऑपरेशंस आर गोइंग ऑन। जो हम लोग कभी-कभी कहते हैं कि ग्राउंड बूट ऑन द ग्राउंड होना पड़ेगा, तो बूट ऑन द ग्राउंड कई तरह से होता है कि जो ऑपरेशंस स्पेशल ऑपरेशंस होते हैं, वो अंडर कवर भी होते हैं और एक तरह से कवर्ड और अनकवर्ड दोनों तरह से होते हैं। भई आप अपना दरवाज़ा खोलते हैं और आपके घर में कोई काम करने वाला आ रहा है या दूध देने वाला आ रहा है, तो हो सकता है वो स्पाई हो या दूसरे एक तरह से इन्फॉर्मेशंस लेने के लिए आ रहा हो। तो बहुत सारे तरीके हैं ऑपरेशंस के, दे आर अंडरगोइंग, बहुत दिनों से वहाँ पर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो वी शुड बी होपफुल कि हम इस रेडिकल इस्लामिक रिजीम से छुटकारा पाएँगे। और अमेरिकन्स भी उससे लर्न कर रहे हैं, अमेरिकन्स ने लर्न किया है। ट्रम्प ने कहा है कि मैं 2 साल हैं मेरे पास, मैं इसको एकदम परमानेंट इलाज ऐसा करूँगा कि करेंगे कि जिससे कि कल को मान लीजिए कोई वीक प्रेज़िडेंट भी आए, तो फिर दोबारा से ये चीज़ें ना आ पाएँ। तो चीज़ें कुछ परमानेंट की तरफ बढ़ रही हैं, क्योंकि आज का युग जो है अब इस्लामिक और ये रेडिकलाइज़ेशन का नहीं है। आने वाला जो युग है वो ह्यूमैनिटी, ग्लोबलाइज़ेशन, इंटरडिपेंडेंस, ट्रेड कॉम्पिटिशन, और इसके लिए हमें मैरीटाइम जो ट्रेड रूट्स हैं उसकी उसकी सप्लाई चाहिए, उसका वो आबाद तरीके से चलें। और तो इसलिए ये सब जो कभी हम हॉर्मोज़ को कर देंगे, कभी यहाँ रोक देंगे। तो ये जो चाइनीज़ इरानियन मॉडल जो इस तरह से चल रहा था कि देखिए वी आर मोर स्ट्रॉन्ग, हमारी लीडरशिप में आओ, हमारी सुरक्षा में आओ, और इसलिए उनकी टोन पूरे गल्फ को लेकर के कि हमारा इलाका है, इस तरह से बात करना, तो ऑब्वियसली यू आर इनवाइटिंग कॉन्फ्लिक्ट विद द अदर्स, और आप थ्रेट बन जाएँगे दूसरों के लिए कि डेथ टू इज़राइल, डेथ टू अमेरिका। तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो ऑब्वियसली ऐसी स्टेज पे आती ही हैं। और अमेरिका इज़ टफ कंट्री। अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके बिहेवियर पैटर्न को अगर आप देखें तो उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया, और उन्होंने कह दिया कि हम नहीं, अब हम नहीं मानेंगे। तो वो आगे बढ़ के पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। और तो ये तो रिजीम को जाना ही जाना है, एंड वी शुड बी होपफुल। इंडिया, अगर ये रेडिकल इस्लामिक रिजीम आती हटती है और पूरा इस्लामिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर गिरता है, तो इंडिया के सपोर्ट में है। अदरवाइज़ इंडिया के ईरान के साथ वैसे ही रिलेशनशिप अभी भी हैं, हमारे उसके शिप्स को हमने अपने यहाँ रोका हुआ है। अ, ईरानियन जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ हमारी बातचीत हो रही है, लेकिन हम उसके फॉरेन मिनिस्टर से बात करते हैं, हम प्रेज़िडेंट से बात करते हैं, हम उसकी इस्लामिक रिजीम से बात नहीं करते हैं। तो हमारी रिलेशनशिप है, नेटवर्क कभी बंद नहीं होते हैं, पॉलिटिकल नेटवर्क चलते रहते हैं। तो हमें इस सारी पर्सपेक्टिव में कंसोलिडेटेड होकर के चीज़ों को सोचना चाहिए कि हमारा जो शत्रु है, जो हमारा विरोधी है, वो कैसे क्या काम कर रहा है और हमारे इंटरेस्ट में क्या है। बिना किसी सेंटिमेंट्स के, बिना किसी रिलीजियस बैकग्राउंड के हमें इस सारी चीज़ों को समझ करके
चीज़ों को सोच करके अपने बिहेवियर को समझना चाहिए। इसके अंदर एक चीज़ तो है सर, देखिए ये जो मिडल ईस्ट की वॉर शुरू हुई थी, ये एक लैटरल एस्केलेशन था चाइना और ईरान का, राइट? हमास का जो इन्होंने इंस्टिगेट किया था, ये एक लैटरल एस्केलेशन के तौर पे टैक्टिक इन्होंने किया था, चाइना और ईरान ने दोनों ने किया था, व्हिच इज़ समथिंग व्हिच इज़ फॉरगॉटन। आज जो हम इसको डिस्कस करते हैं, ये पूरा चीज़ भूल चुके हैं लोग। नहीं, नहीं, ये नहीं, तो नहीं। भाई क्लियर कट है कि हमास और हिजबुल्लाह इज़ प्रॉक्सी ऑफ ईरान, रेडिकल एंड इस्लामिक चाइना, रेडिकल जो इस बिकॉज़ ये हाँ, जो हाँ, और भई ये तो मैं पहले ही कह चुका कि चाइना जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ चाइना जो ईरान है, उसको तो कंसोलिडेट कौन कर रहा है? चाइना, पीछे तो चाइना ही है। वो आर्सेनल भी दे रहा है, आपके सिस्टम का टेक्नोलॉजी भी दे रहा है। चाइना की सपोर्ट के बिना वो कैसे करेंगे काम? और ये काम वो खुद भी कर रहे हैं। अब देखिए इस पर्सपेक्टिव में अभी आगे चल के एक और क बातों को समझेंगे कि हांगकांग में वो भी यही कर चुके हैं। चाइनीज़ ने अपने जो उनका जो एक तरह से कमिटमेंट है, वो पूरा ही नहीं होता। उन्होंने जो हांगकांग के साथ कमिटमेंट किया था कि भई वी विल प्रोटेक्ट हांगकांग इंडिपेंडेंट जो ऑटोनॉमी है, उसको उन्होंने वायलेट कर दिया। जो इंग्लैंड के साथ एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट को उन्होंने वायलेट कर दिया। तो चाइनीज़ आर नॉट क्रेडिट वर्दी। हम इसीलिए जो ताइवान है वो हांगकांग के एक्सपीरियंस को लेकर के दे आर वरीड कि भाई अगर हम कल को एग्री भी कर लें तो ये तो हमारे वही सिस्टम हमारे यहाँ भी लागू कर देंगे। और ताइवानीज़ अब दूसरे सिस्टम के आदी हैं। अब आप ही बताइए हमारे यहाँ ही मान लीजिए ये सब हो जाए इंडिया के हिसाब आप ये करेंगे, कोई हिंदू रेडिकलाइज़्ड ही आ जाए, तो कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एक पूरा वर्ल्ड उसमें कैसे आप एक ही रंग में रंग देंगे सबको? तो ये जो प्रॉक्सीज़ है वो फिर दूसरा आप हेट बाँट रहे हैं। आप आप पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में आ ही नहीं रहे। इसीलिए आप देखते होंगे यूएई एक अपने जो डिप्लोमैटिक स्टेटमेंट्स हैं, उसमें पीसफुल कोएग्जिस्टेंस वर्ड यूज़ कर रहा है। जो कि आपको याद होगा कोल्ड वॉर में देता पीरियड में ये वर्ड पहली बार आया था पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। जिसके बाद रशिया और सोवियत यूनियन और अमेरिकन्स में कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे, न्यूक्लियर ये पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना आप। आप तो कह रहे हैं बस हम ही हैं, आप कन्वर्ट हुई आप हम ही रहेंगे। यू विल नॉट बी सर्वाइव्ड। हमें आपको किल करना है, ये करना है। हम आपके ना कल्चर को मानेंगे, ना हम आपके सिस्टम को मानेंगे। तो ये तो एक तरह से एक्जिस्टेंशियल थ्रेट है। रिवॉल्यूशनरी तभी तो मैंने इनको कहा दे आर रिवॉल्यूशनरीज़। कैसे हुँ। उसको अलाउ कर सकते हैं आप? आप हेट का देखिए ना कि अक्टूबर 7 में आपने बच्चों को जो नवजात बच्चे थे उनको ओवन में डाल करके जला दिया और जिन लड़कियों को आप उठा कर के लाए उसके साथ जो बिहेवियर था, आप देखिए लोगों का। तो क्या हुँ। वो कंट्री रिवोल्ट नहीं करेगा? वो कंट्री अपनी सिक्योरिटी के लिए नहीं लड़ेगा? और ये भी बात देखने में आ रही है, भई ये जो रिवॉल्यूशनरीज़ हैं, दे आर इनह्यूमन पीपल। उन्होंने अपने ऊपर एक लबादा ओढ़ा हुआ है रिलिजन का, बट दे आर सो इनह्यूमन कि वो तो राक्षस हैं और आप सिविलाइज़्ड हैं। भई जो इज़राइली सोसाइटी है वो डेमोक्रेटाइज़्ड है, सिविलाइज़्ड है, उनके यहाँ एक सिस्टम है, उनका साइंस टेक्नोलॉजी में इतना एडवांसमेंट है, एग्रीकल्चर में इतना एडवांसमेंट है। दे आर प्रोवाइडिंग यू वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन इन द वर्ल्ड और फिर वो आपके साथ पैसे का लेन-देन करके किसी तरह से काम चला रहे थे। हमास को उन्होंने बहुत बड़ा एक पैसा दिलवाया था कतार के साथ मिल कर के। एक हैबिटेशन और यूनाइटेड नेशन का जो ऑर्गनाइज़ेशंस काम कर रहे थे, वहाँ से भी पैसा बहुत पंप कर रहा था। जो ये कहा जाता है कि बड़ी दिखाया जाता है फ़िलिस्तीनी एरिया को, गाज़ा को, तो वहाँ तो पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट है। अफ्रीका की तरह वहाँ पे सूखे-सूखे बेचारे भूखे थोड़े लोग मिल रहे हैं। इतना पैसा पंप हो रहा था वहाँ और आपने उससे क्या किया? आपने अंडरग्राउंड टनल्स बनाए, आपने उससे हथियार बनाए, तो ये सारे चाइनीज़ असिस्टेंस से ही तो बने, ईरान के असिस्टेंस से ही तो बने, जिससे कि आप पूरे गल्फ कंट्रीज़ की नेतागिरी कर सकें, कंट्रोल कर लें और गल्फ कंट्रीज़ में आपने पैसे से भी इन्वेस्ट कर दिया, उनको पैसे से आपने गुलाम बना लिया और फिर आपने आर्सेनल से भी उनको डिपेंडेंट बना लिया, उनकी पूरी इकोनॉमी को आपने डेट में डाल दिया और पूरे इकोनॉमी को ना आपने साइंस टेक्नोलॉजी में अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लिया और रूलर्स को आपने खुश कर दिया कि भई आप ये पैटर्न अपनाइए, इस मॉडल को अपनाइए और आराम से रूल करिए।
पब्लिक सेंटिमेंट की क्या मतलब है? जो आपका विरोध कर उसे खत्म कर दीजिए। जस्ट खत्म कर रूल इट। तो भई आप इसको कैसे और रिसोर्सेज़ पे आप कंट्रोल कर लीजिए और वर्ल्ड को कहिए कि वी आर एबल, वी आर पावरफुल एनफ टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। तो मैं तो यहाँ कह के बात थोड़ा-सा हिंट्स दे के हम लोग खत्म कर सकते हैं कि रशियंस आर इन फेवर ऑफ अमेरिकन्स। क्योंकि कहीं रशिया के बॉर्डर डिस्प्यूट्स चाइना के साथ हैं, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि चाइना के इस मॉडल के साथ रशिया खड़ा हो जाएगा। ठीक एआई है, रशिया 7 के था। अंदर भी हाँ, रशिया के अंदर कम्युनिज़्म है, उनके यहाँ भी बहुत डेमोक्रेसी नहीं है, अलग बात है। ये सोसाइटी है, हाँ, लेकिन बट दे रशियन डोंट सोसाइटी वांट। हाँ, लेकिन रशियन सोसाइटी ऐसी नहीं है, वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड और बड़ी फैमिली ओरिएंटेड, वैल्यू ओरिएंटेड है, दे लव इंडियंस, ऐसी सोसाइटी उनकी नहीं है। तो बहुत ही मतलब क्या कहा जाए भई, बहुत गलत है, बहुत ही गंदे हैं। जिस तरह से ब्रूटलिटीज़ हुई हैं अक्टूबर 7 में, मतलब है, मतलब गज़ब ही हुई है वो तो। अक्टूबर 7 तो एक ही है सर, कितने सारे और इंसिडेंट हुए हैं। हाँ, इंडिया में हुआ है तो जो जिस तरह से पहलगाम में करा इन लोगों ने, दैट वाज़ आई मीन। पहलगाँव में देखिए आप और ईरान के अंदर आपने लाख आदमी मार चुके हैं आप। वो क्या मरे हैं? वो किसको मारे हैं आपने? शियाई तो हैं वो, सारे शियाई हैं, आप ही के देश के लोग हैं। ये कैसे लोग हैं, जो अपने ही देश के लोगों को उड़ा दे रहे हैं? कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मतलब बस धर्म का आवरण ओढ़ के कुछ भी कर लो। तो बड़ा गेम है अक्टूबर चाइना का और ये प्रॉक्सी चाइना के साथ है और ये धीरे-धीरे रिजीम चेंज जो की जो बात आती है ना, ये वैसा रिजीम चेंज नहीं है कि आप किसी कंट्री में इराक वगैरह में आप गए और सब एकदम मिलिट्री एक्शन हुआ, ग्राउंड एक्शन हुआ, सब खत्म हो गया। हमें चाइनीज़ एसेट्स को भी बचाना है, हमें इरानियन पीपल जो आपके 80% सपोर्ट में है। अभी आप देखिए आपको याद होगा कि जब थोड़े दिन पहले इस मिलिट्री एक्शन से पहले जब प्रदर्शन हो रहे थे 90 सिटीज़ में, तो ट्रम्प ने ये अनाउंस किया था, वी आर कमिंग टू हेल्प। उन्होंने तभी कह दिया था कि वी आर कमिंग टू हेल्प और आया नहीं इरानियंस लेकिन। को ये ब नहीं, उसके बाद भाई तैयारी चाहिए ना, एक बहुत बड़ी तैयारी चाहिए। आए तो हुँ, आए क्यों नहीं आए थे? आए। कब आए? हाँ। हाँ, हाँ, आए, लेकिन उन्होंने ये इशारा तो कर ही दिया था। लेकिन ये बात समझने में लोग देखिए आम आदमी क्या समझते हैं कि हम सड़क पे आ रहे हैं तो हमारा फेशियल रिकॉग्निशन हो रहा है, हमारे घर का सर्विलेंस हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, वो सब सर्विलेंस में है इरानियन चाइनीज़ सपोर्टेड सर्विलेंस सिस्टम में। हम घर के अंदर भी क्या कर रहे हैं, इतना सर्विलेंस है और वो आपको उसके उसके बेस पे आप अपनी रिजीम को उनको खत्म कर दे रहे हैं, डिकैपिचुलेट कर दे रहे हैं। तो ये तो आम आदमी को नहीं समझ में आता है ना, कि वो हुँ, फिर आपकी फ़ोर्स ने गोली चलाई नहीं, फ़ौज ने चलाई नहीं, पुलिस ने चलाई नहीं, तो आप रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ले आए, जिनका काम ही यही है अल्लाह के नाम पर तो वो अपनी माँ को भी गोली मार दें। मार देते तो हैं। ऑल आर ड्रग एडिक्ट्स, ये कोई ड्रग एडिक्ट्स ही तो हैं, ये कोई नॉर्मल नॉर्मल थोड़ी लोग होंगे। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपका गवर्नमेंट में है, आर्मी में है, वो किसी परिवार के ही तो लोग होंगे, ईरान के परिवार के लोग होंगे। तो वो तभी रिवोल्ट करेंगे, वो तभी सामने आएँगे जब उनकी सिक्योरिटी एकदम से एक तरह से क्लियर हो जाएगी। क्योंकि ईरानियन आर्मी कहीं बात ही नहीं हो रही है, बात तो हो रही है आईआरजीसी की। हुँ, तो धीरे-धीरे जो उनकी गुंडई की जो कैपेसिटी है, कि साहब ये शिप तोड़ दिया, इस पे गोली मार दी। भई आजकल के आर्सेनल भी ऐसे हैं कि एक छोटा-सा ड्रोन चला जाता है, एक बम ले गया और ऑयल पे तो एक छोटा-सा बम भी चिंगारी भी आग लगा देगी। तो धीरे-धीरे इसको वीकन करते-करते तब ये एक तरह से वो जो इशारा है ट्रम्प का कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का कि भई इरानियंस विल दे विल डिसाइड। तो वो तो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, 80% लोग तो हैं ही हैं कि इनका इनसे पीछा छुड़ाओ। तो वो लोग तो नहीं लड़ सकते, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तो आप ही को वीक करना पड़ेगा। और जो चाइना के साथ जो जब ये वीक होगा तो चाइना के साथ नेगोशिएशन तो होनी ही होनी है। जो 31 मार्च को जो जाने वाले हैं ट्रम्प, चाइना के साथ तो कहीं न कहीं बातचीत होगी कि भई ये आपकी रेड लाइन है, इससे बाहर मत जाइए आप। ये तो बातचीत होनी ही होनी है। तो मैं नहीं हुँ, समझता कि कोई दूसरा कंट्री अभी गल्फ कंट्रीज़ को जो आपने अटैक किया, ईरान ने अटैक किया, तो शायद जैसे लोग एनालिसिस कर रहे थे कि वो इसलिए अटैक कर रहा है कि जिससे कि ये थोड़ा-सा एक्सपेंड कर जाए लड़ाई और जो लोग हैं कहें कि अरे यार! इस लड़ाई में हमें भी मार दिया, तो हम तो उसके साथ इनके साथ आ जाएँ, तो ऐसा नहीं हुआ। गल्फ कंट्रीज़ को नहीं समझ में आ रहा है कि इस मॉडल के साथ हम कैसे रहेंगे? आप ही बताइए। सऊदी अरेबिया या यूएई
भले ही उनके आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हों, लेकिन इस मॉडल के साथ क्या कोई कंट्री टूरिज्म वहाँ का उनका रहेगा? जहाँ आप उनके फेशियल रिकॉग्निशन कर रहे हैं, उन्हें उड़ा दे रहे हैं, कौन क्या कर रहा है? क्या सऊदी अरब की और यूएई की इकोनॉमी जो टूरिज्म की तरफ जा रही है, क्या उसपे जो उन्होंने मॉडल खड़ा किया है यूएई ने, क्या वो फिट बैठेगा इस ईरानियन मॉडल के साथ? तो वो नहीं चाहेंगे कि ये मॉडल भी डिसमेंटल होना चाहिए। ऑब्वियसली चाहेंगे। रिश्तेदारी अलग होती है भैया, धर्म का रिश्ता अलग होता है, पहले अपना इंटरेस्ट होता है। और हम कहाँ खड़े तभी तो होंगे? हमारा इंट हाँ, और आप जो है पूरे चैनल्स पे लगे पड़े हैं, एंटी अमेरिकन रिटॉरिक बनाने। जो हमारा मेन अपोजिशन पार्टी है, उसका अगर आप बहुत ही बिहेवियर एक तरह से रीड करें, तो वो तो प्रो चाइना की बात कर रहे हैं ना। आप तो वो बात कर रहे हैं जो चाइना के फेवर में है। आप चाइना के साथ एग्रीमेंट भी कर चुके हैं। इसका मतलब है कि कहीं यू आर फंडेड बाय चाइना। हुँ। डेमोक्रेसी है भई, नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन आपका बिहेवियर क्या कह रहा है? कहाँ हमें खड़ा होना चाहिए? आप बताइए। इन्हीं से कोई पूछ ले कि भई हम कहाँ खड़े हों? हमारी गवर्नमेंट सही जगह खड़ी हुई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बहुत ही अ, हम ईरानियन के साथ खड़े हुए हैं। ईरान के प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। हमारा ऑयल भी वहाँ से आ रहा है, उस एरिया से। ये हम तो लेकिन सर हम अपने रिजीम साथ आई एम लेकिन हम नॉट इस्लामिक स्टैंडिंग रिजीम हाँ, इस्लामिक रिजीम के साथ नहीं खड़े हो सकते ना। हम वहाँ ईरान के साथ खड़े हैं। जो हमास और हुँ। हिजबुल्लाह के साथ जो हरकतें हो रही हैं, क्योंकि हमारा टेररिज्म इश्यू है, हम नहीं खड़े हो सकते वहाँ। तो इंडिया ने तो अपनी पोजीशन को बिल्कुल स्ट्रांग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किया हुआ है। व्हाई यू आर एक्यूजिंग? कभी आप कहेंगे साहब वो वहाँ पे इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, फलाना ये कर लिया। अरे वाह! कमाल है। हमारा इन्वेस्टमेंट भी है अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ हमारा भी तो रिश्ता है। सब अपनी कंट्री अपना पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट में अपना ये भई लड़ाई लड़ रहा है। उसे इंडिया के साथ अब उसे दिखाई दे रहा है कि भई हमें कुछ आर्सेनल चाहिए। तो वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। वो चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, दोनों के साथ बैलेंस करते रहते हैं। और चाइना और अमेरिका भी तो एक-दूसरे के साथ भई बैलेंस कर रहे हैं। ये बैलेंसिंग ही तो है। अब इस ईरान रिजीम के गिरने के बाद एक बैलेंसिंग एक्ट शुरू होगा, चाइना, रशिया और अमेरिका के बीच में। रीशेपिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर की जो हम बात कर रहे हैं, उसकी बात आएगी। बहुत सारे इश्यूज़ हैं इसमें कि वेस्टर्न जो फाइनेंशियल सिस्टम था, जो इन्होंने खड़ा किया था डॉलर का, वो सैंक्शंस के बेस पे वो कितना प्रभावी रहेगा। लोकल करेंसीज़ के बीच में जो हमने जो ट्रेड है, उसके उसके साथ अमेरिकन्स का बिहेवियर क्या रहेगा, रशियंस का क्या रहेगा, रशिया और यूरोप में क्या अलायंसेस होते हैं। हम जो मल्टीलैटरलिज़्म की बात कर रहे हैं, उसका क्या होगा? क्वेड या शंघाई कोऑपरेशन और जो ब्रिक्स जैसे ऑर्गेनाइज़ेशंस खड़े हुए, इनका क्या होगा? तो जो रीशेपिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, इंक्लूडिंग गल्फ, वो तो इट इज़ अंडर प्रोसेस और वो होना ही है, क्योंकि ये मॉडल हम नहीं अलाउ कर सकते हैं, जो कि चाइनीज़ ने खड़ा कर दिया। पूरे वन बेल्ट और वन रोड इनिशिएटिव के नाम पे आपने 1.39 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट किया, पूरे वर्ल्ड में पोर्ट बनाना, रोड्स बनाना। ठीक है भई, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं जो आपका एजेंडा अब सामने आ रहा है, वो तो बहुत डेंजरस है। आप वहाँ के सिस्टम को खा जाएँगे। भई इस सिस्टम से तो यूरोपियन सिस्टम को आप खा जाएँगे। आपने अगर वहाँ मुस्लिम रेडिकलिस्ट को ये सिस्टम से धीरे-धीरे काम करने दिया कि हमारी टेक्नोलॉजिकल सर्विलेंस पे काम करो, तो वहाँ तो धीरे-धीरे आप पूरा डेमोक्रेसी खा जाएँगे वो। उनकी कल्चर को खत्म कर देंगे। तो आज टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट आप ये देखिए, टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट वारफेयर में, आपकी सोशल लाइफ में, सोशल ऑडिट में, आपके माइंड में, आपके इंफॉर्मेशन वारफेयर में, आपके सोशल नॉर्म्स को चेंज करने में कितना रोल अदा कर रहा है। तो यू वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। आज सोशल मीडिया है, सारे इसके थ्रू हमारे माइंड को किस तरह से प्रभावित किया जाए। अभी आप देखिए 1-2 दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ अमेरिकन मीडिया में एंटी चाइनीज़ फार्मा एडवर्टाइज़मेंट आने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि फार्मा चाइनीज़ दवाइयाँ आप मत खरीदिए। तो मुझे लगता है इसमें हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। कुछ ही दिन में हो सकता है आपको एक खबर आ जाए कि इंडियन फार्मा इंडस्ट्रीज़ के साथ ये पैक्ट हुआ इतने $1 बिलियन का, क्योंकि हम फार्मा इंडस्ट्रीज़ में हम भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि भई ये तो बिज़नेस के थ्रू टेक्नोलॉजी के थ्रू दूसरे एंगल भी काम करते हैं ना चाइनीज़। सिस्को का मैंने इसीलिए तो उदाहरण दिया कि आप उनके जो सर्विलेंस टूल्स हैं,
उनके आप 5G की बात करते हैं हम, तब वहाँ पे सर्विलेंस आ जाता है। उनके सिक्योरिटी एपरेटस में अगर हमने कुछ भी लगा लिया तो सर्विलेंस आ जाता है, डेटा की बात आ जाती है। आप हमारे यहाँ लोग कह रहे हैं कि साहब वो अमेरिका के साथ डाटा चुरा, अरे भाई डाटा तो आपका कहीं और जा रहा है, डेटा की तो लड़ाई है। तो चाइनीज जो मॉडल है डेवलपमेंट का, एक रूलिंग का, गवर्नेंस का, इकोनॉमी का, वो क्या आप अडॉप्ट कर पाएंगे? लड़ाई तो वहां से है। 60-70s में अमेरिकन ने भी किया था ये बात कि भाई किसी को आप इकोनॉमिक एड दो और फिर जब वो ना रहे सफोकेट कर दो। तो उन्होंने जो CIA था वहां पर बवाल वगैरह कराता था, जैसे एलेंदे की चिली गवर्नमेंट को उन्होंने गिराया था। लेकिन ये तो मॉडल बहुत ही डेंजरस है। ये तो करेक्ट। पब्लिक सेंटिमेंट्स को खत्म कर रहा है, किलिंग पर है ये। हमारी कल्चर को ही एक तरह से तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और जो लोग, जो हमारे राजनेता हैं, जो केवल वोट के चक्कर में कभी दौड़ के उधर आंसू बहाने जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, जरा वो अपने पब्लिक के साथ खड़े हो। वो तो राजनेता है ना। जो 80% ईरानियन पॉपुलेशन है उसके साथ आप खड़े होइए भाई। आप तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप चाइना के साथ क्यों खड़े हुए हैं? चाइना से हमारा क्या इंटरेस्ट मिल रहा है भाई? हमारा इंटरेस्ट इसराइल के साथ है, हमारा इंटरेस्ट सऊदी अरब के साथ है, UAE के साथ है, हमारा इंटरेस्ट अमेरिका के साथ है, हम वहां खड़े होंगे। लॉट टू थिंक अबाउट सर, लॉट टू थिंक हम्म। अबाउट। एक्चुअली वी आर एट हम्म। एन, बोलते हैं ना, इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आके खड़े हैं, तो काफी कुछ सोचना पड़ेगा हमको इसके बारे में। बिल्कुल, ऑब्वियसली भाई, ऑब्वियसली। हम्म। हमारी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको भी आप सही एजुकेट करिए भाई, उसको एजुकेट सही करिए। हम तो गलत एजुकेशन दे रहे हैं। मोदी जी ने एक बार जरूर की, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जब से आए 10 साल से गवर्नमेंट, बहुत एजुकेट किया है पब्लिक को। पब्लिक बहुत एजुकेट है, लेकिन वो एजुकेट कितनी भी हो, वो मेच्योर नहीं है ना। बहुत बड़ा गेम है भाई टेक्नोलॉजी का। वो तो है पंप सर। किया जा रहा है, चाइनीज बहुत बड़ा पंप किया जा रहा है। क्यों कोई चैनल, क्यों ये भाई साहब लगातार महीने से लगा पड़ा है यही कहने में कि अमेरिका खत्म, अमेरिका खत्म हो गया। $38 ट्रिलियन है, उसके 6 बैंक बंद हो गए, और डॉलराइजेशन में अब तो डॉलर गया नीचे। और क्या मतलब है इसका भाई? देयर आर पीपल हु हैव देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, वो तो ठीक है सर। आप आई मीन, आई बिलीव इन फ्रीडम ऑफ स्पीच इसमें, बट कहीं ना कहीं जो मीडिया चैनल्स तो हमारे सर बहुत यूजलेस हैं। दे दे नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच अलग है, लेकिन आप कैलकुलेटेड तरीके से अगर आप बाइस्ड होकर के लगातार ये कर रहे हैं तो ये सस्पिशियस होता है कि भाई यू आर गेटिंग चाइनीज मनी। कहीं ऐसा तो नहीं? और स्पेशल ऑपरेशंस, जो अनकवर्ड ऑपरेशंस होते हैं, वो उसमें साधु के वेश में ही तो भाई आया था सीता जी को उठाने, रावण। वो सनातनी बन के ही आएंगे आज के डेट उसमें। थैंक यू हम सर। तो आप, आई मीन, ठीक है वेरी भाई, लॉट ठीक। टू थिंक अबाउट। वेरी थॉट प्रोवोकिंग कि मैं आगे क्या सोचें। थैंक यू सो मच सर, आपके समय के लिए ऑब्वियसली, एंड आपको तंग तो हम करते रहेंगे सीखने के लिए। सो अरे थैंक नहीं, यू मैं फॉर। भी, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। अरे नहीं सर, देखिए, देश के अंदर हमको सोचना पड़ेगा, नहीं तो हम बिना सोचे अगर एक एक दिन से दूसरे दिन में चलते रहेंगे तो ऐसे कुछ चलेगा नहीं हमारा। तो वी हैव टू रियली थिंक किस नहीं, तरफ आप जा रहा है बहुत हमारा। मेहनत कर रहे हैं। मैं इसीलिए आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि जो पब्लिक अवेयरनेस में आपने बहुत एंगल से आप कोशिश करते हैं कि हर डायमेंशन लोगों के सामने आए। और ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अदरवाइज तो लोग फंस जाएंगे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन में। वही है सर, हर एंगल को सामने लेके आना पड़ता है। इस तरफ से भी बिल्कुल। देखो, उस तरफ से भी देखो, एंड देन यू कम आउट एंड लर्न समथिंग। थैंक यू ऑब्वियसली। सर, एंड सबसे ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। आपका क्या ख्याल है सर ने जो हमको आज बताया है। एंड ऑफ कोर्स, अगर आप इस चैनल की सपोर्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन आप देखिए फॉर फर्दर डिटेल्स। सर से मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।